सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का चैलेंज दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम पर आज भी तनकीद की, कहा कि फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए। सबके सामने आना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की फंडिंग कहां से हुई। अपोजिशन जमातें बताएं उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। चैलेंज करते हैं कि सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस अपोजिशन का कि इन्होंने ये केस उठाया है। मैं चाहता हूं कि अब सबके सामने आए कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई और ये मौलाना फजल रहमान की किधर से आई और ये दो पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान पर इल्जाम लगाया कि मौलाना मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल करके एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके पास अरबों रुपए की जायदादें कहां से आई ये भी बताया जाए। पीडीएम ने भी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एहतजाजी खत जमा कराया है, जिसमें कल इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में लगाए गए इल्जामात को ही दोहराया गया है। पीडीएम की जानिब से दिए गए खत में सवाल उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के फैसले में ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद 2020 के हुक्म में लिखा कि स्क्रूटनी कमेटी अहकामात पर अमल नहीं कर रही। अगर स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल नहीं कर रही तो कमेटी को दोबारा जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई। पीडीएम ने खत में इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि 23 अकाउंट्स की तफसीलात फौरी फराहम की जाएं, स्क्रूटनी कमेटी की समाअत ओपन की जाए, उसमें पीडीएम के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं और इलेक्शन कमीशन पीटीआई फंडिंग केस का फैसला जल्द करके नेक नियति का सबूत दे। इलेक्शन कमीशन के बाहर बात करते हुए पीडीएम रहनुमाओं ने वजीर आजम पर एनआरओ का इल्जाम लगाते हुए कहा कि गैर मुल्की फंडिंग केस पर इमरान खान 6 साल से एनआरओ पर हैं। अगर फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात की जाए तो इमरान खान का फालूदा निकलेगा। कि 6 साल से ज़ायद अरसा हो गया है और इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर फैसला नहीं दे सकता। अगर नैब, एफआईए और पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इमरान खान की फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान का भी फलूदा वाला निकलेगा। के बानी रुकन और पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने भी फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी पर आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही थी। कमेटी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जो स्क्रूटनी हो रही है वो बिल्कुल शफाफ नहीं है। तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए और सबके सामने समाअत की जाए। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आज तमाम दिन ये सूरत हाल रही। इसी पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सेक्रेटरी रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज तो वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस को उठाने के लिए और चैलेंज कर रहे हैं कि इसकी ओपन समाअत की जाए। ये इतने पुरएतमाद कैसे हो गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा लतीफ़ा है, क्योंकि पिछले 6 सालों में तो बार बार वज़ीर आज़म साहब और उनकी जमात इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में दरख्वास्तें लेके जाते रहे। ये अपोजिशन की दरख्वास्त नहीं थी, इनकी अपनी दरख्वास्त थी कि जो इस पूरे केस की कार्रवाई है उसको इन कैमरा रखा जाए, खुफिया रखा जाए और इसको मीडिया से छुपा के रखा जाए। तो अब अगर वो ये कहते हैं कि मीडिया के सामने होनी चाहिए, हम उसे वेलकम करते हैं। हम तो पहले से ये भी कह रहे हैं कि जो नैब के मुकदमे इन्होंने बनाए हैं हमारे ख़िलाफ़, उनकी कार्रवाई भी मीडिया पर आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये किस किस्म के झूठे इल्ज़ामात लगा के अपनी सियासत चला रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, इसे इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम बना दिया है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उसका कोई सबूत नहीं होता, बेबुनियाद होते हैं, किरदार कुशी करते हैं अपने मुखालफिन की और उस किरदार कुशी के पीछे ये अपनी नाअहली, नालायकी और नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो वेलकम करेंगे, तमाम कार्रवाई मीडिया के सामने होनी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि इनके ख़िलाफ़ सारे सबूत रिकॉर्ड पे आ चुके हैं और जब हम इन्हें कहते हैं, इनके वकला को कहते हैं कि आपके पास अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ सबूत है तो वो पेश कीजिए ताकि हम उसे डिफेंड करें, तो वहाँ फिर ये आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये महज इल्ज़ामात के ऊपर ज़िंदा हैं, इल्ज़ाम लगा लगा के सियासत कर रहे हैं और किरदार कुशी की सियासत कर रहे हैं।
सही। अच्छा एहसन साहब, कल जो इल्ज़ामात मरियम साहिबा की जानिब से लगाए गए बीजेपी के इंद्रजीत, भारतीय और इसराइली फंडिंग के, क्या उसके सबूत आप लोगों के पास हैं? आप इन पर तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, किरदार कुशी करते हैं, लेकिन कल जो इल्ज़ामात पीडीएम के फोरम से, इलेक्शन कमीशन के बाहर, नून लीग की जानिब से, खुद मरियम साहिबा की जानिब से लगाए गए, क्या उनमें से किसी के सबूत आपके पास उन इल्ज़ामात के मौजूद हैं? देखिए, ये जो इल्ज़ामात मरियम नवाज साहिबा ने लगाए, ये वो मालूमात पे मबनी हैं कि जो अकबर एस अहमद साहब ने, जो पीटीआई के फाउंडर मेंबर हैं, जो दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा कराईं और जो तफासील इनकी अमेरिका की वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ डोनर्स के ज़रिए हासिल की गई हैं, और ये वो सारी मालूमात उन शवाहिद के अंदर मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को पेश किए जा चुके हैं। तो इसलिए ये कोई अब कहीं सुनी बात नहीं है या महज इल्ज़ाम की बात नहीं है, ये उन दस्तावेज़ात पे मबनी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराए गए हैं। तो ऐसे साहब, ये जो इंद्रजीत, जो बीजेपी से एसोसिएटेड जिस शख्स का नाम लिया गया, क्या उसको आप ज़ाती तौर पर या मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स उसको जानता है? वो भारतीय सियासत में कहीं एग्जिस्ट करता है वो नाम? देखिए, हम तो उसे नहीं जानते, लेकिन ये बात रिकॉर्ड पर है कि जो इनके पास डोनर्स हैं उनका ताल्लुक कुछ भारत निजात लोग हैं और कुछ इजराइल जूइश लॉबी से उनका ताल्लुक है, और मुख्तलिफ अननोन किस्म के डोनर्स हैं जिनसे ये पैसे बटोरते रहे, लेते रहे। और मैं तो इस हद तक कहूँगा कि वो बेचारे भोले भाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जिनसे ये कहते हैं कि हमने फ़ंड रेजिंग की, उनको भी इन्होंने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और उनको वरगलाया, उनसे करोड़ों रुपए हासिल किए, और उन्हें ये नहीं मालूम कि उनका पैसा लेकर यहाँ पर खुफिया अकाउंट्स में डाला गया, प्राइवेट अकाउंट्स में डाला गया, उससे प्राइवेट कारोबार किए गए और उनके उस पैसे को मिसयूज़ किया गया और ज़ाती ज़राए के लिए इस्तेमाल किया गया। डोनेशंस लेते थे किसी और मकसद के लिए, यहाँ पर उसे अपनी सियासत चलाते थे। तो इसी तरह मैंने जैसे कहा आज कि अगर कोई भी तहकीकाती इदारा दुरुस्त अंदाज में तहकीकात करे तो पता चलेगा कि इमरान खान साहब के का जो पैसे हैं वो भी किसी इनके अपने ज़ाती फालूदे वाले के अकाउंट में आते थे। इनके जो पैसे हैं वो इनके किसी मैनेजर के अकाउंट में आते थे, इनके किसी खानसामा के या मुलाजिम के अकाउंट में आते थे। तो जितनी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है पाकिस्तान की सियासत में, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरह जो सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्ट से डोनेशंस इकट्ठी की जाती रही हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो किस ज़रिए से पाकिस्तान में आई हैं। जितना इन्होंने हुंडी और हवाला के ज़रिए पाकिस्तान में पैसा लाए हैं और बाहर लेके गए हैं, शायद उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है कि अब ये तमाम रसीदें फराहम करें, सिर्फ अपोजिशन को नहीं बल्कि उन लोगों को भी कि जिनसे ये पैसा इकट्ठे करते रहे हैं, ताकि उनकी तसल्ली शफी हो। एहसन साहब, 2014 से 2018 तक क्या इदारे सही तौर पर तहकीकात नहीं कर रहे थे? इसके इसकी जो भारतीय और जूइश डोनर्स के जिनके बारे में आप इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या 4 साल में आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं था कि इससे मुतालिक मुकम्मल तफसीलात हासिल की जाती? हुकूमत तो आपकी थी उस वक्त। आपने ये अच्छा सवाल किया है। हमारे दौर में इमरान खान साहब मुख्तलिफ कानूनी और अदालती अहकामात या कार्रवाई का बहाना तलाश करके इस चीज़ से फ़रार हासिल करते रहे हैं, तफ्तीश से फ़रार हासिल करते रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ये ऑब्जर्वेशन देने पे मजबूर हुआ कि इन्होंने, पीटीआई ने पाकिस्तान के कानून को इल्तवा के लिए एब्यूज़ किया है। वर्ड एब्यूज़ इस्तेमाल किया गया कि इन्होंने मिसयूज़ किया मुख्तलिफ कानून के शिकों को और कानूनी और अदालती कार्रवाई को, ताकि ये बच सकें तहकीकात से और तफ्तीश से। जब भी इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी शुरू करता था, ये अदालत से जाके स्टे ले लेते थे, कभी इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर देते थे। फिर बिलाखिर 2018 में ये तय हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है बाइख्तियार है इस मामले की तफ्तीश और तहकीक करने के लिए। फिर मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई, जिसे कहा गया कि 1 माह के अंदर वो अपना सारा काम मुकम्मल करे। लेकिन उस वक्त से ये मामला इल्तवा में पड़ा हुआ है और अभी तक 2018 के बाद भी इतना अरसा गुजर गया है, 2.5 साल तकरीबन, ये 3 साल होने वाले हैं अब, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुआ। और हमने आखिरी दफ़ा 20 नवंबर 2019 में इलेक्शन कमीशन को जाके याददाश्त पेश की थी कि इसकी आप डेली हेयरिंग करें ताकि ये मामला जल्द अज जल्द तय हो।
लेकिन उसको भी मुमकिन नहीं किया जा सका। लेकिन ऐसा साहब वो कानूनी दीवार के पीछे छुप रहे थे, स्टे ऑर्डर्स ले रहे थे, तो उसी कानून का सहारा लेकर आप वजीर दाखिला थे, आपका ये मैंडेट नहीं था कि ये इन फंडिंग से मुतालिक आप डिटेल्स उन ममालिक में राब्ते करके हासिल करने की कोशिश करते? देखिए ना, ये जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये खुद मुख्तार इदारा है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें मदद के लिए कहा जाता हम ज़रूर करते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने इन तमाम इदारों को प्रोसीड करने से अदालती अहकामात के ज़रिए से रोक के रखा, उनके हाथ बांध के रखे और मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स ये इस्तेमाल करते रहे। और दूसरी बात यह कि अगर हम किसी तरीके से इस प्रोसेस को सरकमवेंट करते तो फिर इन्होंने शोर मचाना था कि हम इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारी पोजीशन बहुत इस हवाले से डेलिकेट थी कि हम ये तासुर भी नहीं देना चाहते थे कि किसी किस्म की कोई सियासी एजेंडा है, इस केस को मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन इमरान साहब मुसलसल अदालती और कानूनी ज़राए से डिलेइंग टैक्टिक्स खेल के इसकी तफ्तीश को रोकते रहे। हसन साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो ये जवाब देते हैं कि आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, और वो शोर से पनामा लीक्स को लेकर उस वक्त उसको कैश कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब को उस पर फारिग कर दिया गया और आपने सिर्फ इस बात का ख्याल किया कि वो ये कहेंगे कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जी देखिए ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम कुछ भी करते तो अगर इनके खिलाफ केस दुरुस्त भी साबित हो जाता, लेकिन हमने अगर कोई आउट ऑफ वे उसके अंदर एक्टिविटी की होती तो इन्होंने कहना था कि ये अब हमसे जवाबी बदला ले रहे हैं। तो हम कोई ऐसा तासुर नहीं चाहते थे, क्योंकि ये केस बड़ा मजबूत है, इसके फैक्ट्स अपनी जगह बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और शफाफ हैं। और अगर ये फैक्ट्स आप किसी अंधे के सामने भी रख देंगे तो वो भी आंखें बंद करके ये फैसला कर सकता है कि पाकिस्तान में जो कानून है फॉरेन फंडिंग का, उसको एब्यूज़ किया गया है। इन्होंने ममनुआ ज़राए से पैसे लिए हैं, इन्होंने उस पैसे को कंसील किया है, इन्होंने उस पैसे को प्राइवेट अकाउंट्स में रखा है, इन्होंने उस पैसे के ज़रिए ज़ाती कारोबार किए हैं, उन्होंने उस पैसे को उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए इकट्ठा किया गया था। तो ऐसा साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 2018 तक ही आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा था। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि वो एक खुद मुख्तार इदारा है। या 2018 के बाद अभी तक जब गुफ्तगू कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है? जी देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे को हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं कि एक ऐसा इदारा जो आइनी प्रोटेक्शन रखता है उसके काम में मुदाखलत करे। ये हर हुकूमत की अपनी सवाबदीद है। हमारे आइन के अंदर नैब भी एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन आपने देखा है कि इस हुकूमत ने जिस अंदाज में नैब के काम में मुदाखलत की है और जिस तरह से अब नैब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं वन वे अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो भी हमारे सामने है। तो अब चूँकि इलेक्शन कमीशन में एक नई टीम आई है, एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील हुआ है जिसको कौमी इत्तफाक राय से बनाया गया है, हम उम्मीद रखते हैं और तवक्को रखते हैं कि ये नया इलेक्शन कमीशन मेरिट के ऊपर और शफाफ तरीके से जो हकायक हैं उनके ऊपर PTI केस का फैसला करेगा और 6 साल से जो ये पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है इसे बंद किया जाएगा। और अगर बंद हो तो इमरान खान साहब भी नाअहल होते हैं, इनकी जमात भी नाअहल होती है और 2018 के इलेक्शन भी कालअदम करार। ऐसा साहब, ये जो नतीजा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक वन साइड नतीजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 40,000 पेड मेंबरशिप्स हैं उनकी और उनकी रसीदें, दस्तावेजात वो तमाम इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं और इसलिए उनको वक्त लग रहा है, चूँकि 40,000 लोगों को वेरीफाई करना, उनके डेटा की इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें भी ज़ाहिर वक्त लगता है। तो ये भी तो हो सकता है कि उनके हक में फैसला आ जाए, फिर आप कबूल करेंगे? ये केस ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि इनके पास ऐसे अकाउंट्स थे जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं। लंदन के अंदर ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं, उनको ऑपरेट करते रहे अभी तक। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन दर्जनों ऐसे अकाउंट्स दरियाफ्त किए हैं जो इलेक्शन कमीशन में PTI ने डिक्लेयर नहीं किए थे। और जब कोई पार्टी अपने फंड्स की स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन को जमा कराती है तो उसे सर्टिफाई करती है कि हमारे इसके अलावा कोई और अकाउंट नहीं है। अब जबकि PTI के अकाउंट पकड़े गए हैं, स्टेट बैंक ने दरियाफ्त कर लिए हैं कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर नहीं किए थे, छुपाए हुए थे, सीक्रेट अकाउंट्स रखे हुए थे। अब आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब के पास क्या अखलाकी जवाज़ है कि ये ख़ुद को सादिक और अमीन करार दें कि जिस शख्स ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मेरे सिर्फ ये 5-6 अकाउंट हैं जमात के, लेकिन उसके दर्जनों खुफिया अकाउंट पकड़े गए हैं जो कंसील किए गए, जो छुपाए गए इलेक्शन कमीशन से। तो जो शख्स ये झूठ बोल सकता है, क्या वो सादिक अमीन हो सकता है?
लेकिन ऐसे तो अब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी तो फिर जवाबी चाहे इल्जाम लगाए गए, लेकिन अब आपको भी अपने अपने अकाउंट से मुतालिक तमाम डिटेल्स फराहम करनी है। तो आप लोग के पास अपने तमाम दस्तावेजात, तमाम रसीदें, जो फंडिंग्स आपको बाहर से आई वो मौजूद हैं, वो जमा करा चुके हैं आप लोग? जी देखिए, पाकिस्तान के कानून के तहत हर सियासी जमात अपने अकाउंट्स की स्टेटमेंट सालाना बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन को जमा कराती है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन को ये बतला चुकी है कि हमने किसी ममनुआ ज़रिए से फंडिंग हासिल नहीं की। हम ये भी उन्हें बतला चुके हैं कि हमारा कोई अकाउंट ऐसा नहीं है कि जो डिक्लेयर नहीं किया गया। हमारे जो अकाउंट हैं वो भी सारे डिक्लेयर किए गए हैं और उनकी पड़ताल इलेक्शन कमीशन करवा सकता है, उसके पास ये इख्तियार है। इसी तरह जो हमारे डोनर्स हैं उनकी तफसील भी हम इलेक्शन कमीशन को दे चुके हैं। पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल लॉ है वो किसी भी सियासी जमात को इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तानी शहरियों से या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास शनाख्ती कार्ड है उनसे मेंबरशिप या डोनेशन ले सकते हैं। जिस चीज़ की मुमानियत है वो ये है कि आप गैर मुल्की शहरियों से, गैर मुल्की कंपनियों से, गैर मुल्की इदारों से या गैर मुल्की हुकूमत से डोनेशन या चंदा या फंडिंग हासिल नहीं कर सकते। PTI ने गैर मुल्की शहरियों से और गैर मुल्की इदारों से फंडिंग हासिल की है। इसी की बुनियाद पर यह सारा केस चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब 31 दिसंबर तक जो PDM की तहरीक चल रही थी वो पहला मरहला मुकम्मल हुआ, उसमें कहीं फॉरेन फंडिंग केस का ऐसा खास जिक्र होता नहीं था, शायद हुआ ही नहीं जिक्र, ना APC में हुआ ना उसके बाद कहीं कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आई। उस वक्त तक हुकूमत गिराने के लिए आप लोग की स्ट्रेटजी कुछ और थी, धरने थे, इंतखाबात में हिस्सा ना लेना था, इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना था। ये जब पहली 1 जनवरी को जब इजलास हुआ, सरबराही इजलास, उसके बाद 2 तारीख को आके आगे का लाहेमल बताया गया, उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। अपनी स्ट्रेटजी में आप लोगों ने चेंज किया है? आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि जो पहले स्ट्रेटजी थी उससे तो ये हुकूमत नहीं जाने वाली, इसलिए अब इस पर इन्हिसार कर रहे हैं आप लोग इस केस पर? नहीं, देखिए, जैसे मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि ऑपोजिशन मुसलसल इसको एजिटेट करती रही है और 20 नवंबर 2019 को ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उस वक्त भी हम एक अर्ज़दाश्त देकर आए थे और हमने उस वक्त मुतालबा किया था कि इसकी डेली समाअत की जाए। लिहाजा अब चूँकि काफ़ी अरसा गुजर गया था तो इसलिए ऑपोजिशन लीडरशिप ने फ़ैसला किया कि जहाँ हम सियासी मैदान के ऊपर भी अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हमें जो कानूनी और जो एक अदालती महाज है उसके ऊपर भी जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ केसेस तैयार हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, उनके लिए भी हमें उनको ज़्यादा दिलजमी से परसू करना चाहिए। तो ये हमारी उस ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि हम हर महाज के ऊपर हुकूमत के लिए इससे मुकाबला करें और इसके ख़िलाफ़ जो अवामी अदालत में भी जाएं और जो हमारे इदारों के फोरम्स हैं उनके ऊपर भी जाएं। तो ऐसे आपको लगता है कि इस केस के नताइज में आप लोगों को अपनी फतह की राह नज़र आ रही है अपनी तहरीक की? क्योंकि वो जो लॉन्ग मार्च वाला सिलसिला था वो डिले से डे होता जा रहा है। वो जो हुकूमत की डेडलाइन थी 31 जनवरी, वो तो 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत पर उसका कोई शायद कोई ख़ास असर भी नहीं हो रहा। तो अब जो मुकम्मल इन्हिसार आपकी इस तहरीक की कामयाबी का है वो इसी केस पर डिपेंड कर रहा है और ये लॉन्ग मार्च की तारीख वक्त के साथ साथ शायद आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, ऑपोजिशन ने अपने 20 सितंबर के डिक्लेरेशन में कहा था कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के ज़रिए कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत को घर भेजें जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अब इसकी कारकर्दगी एक ख़तरा बन चुकी है। हमारी मईशत की जो ज़बूं हाली है, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे हमसाया मुल्क के बारे में कहा जा रहा है कि अगले साल उसकी इकॉनमी 7 या 9% से ग्रो करेगी, जबकि वो 7-8 गुना बड़ी इकॉनमी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हम 1% पर या आधे फ़ीसद पे ग्रो कर रहे हैं और भारत की इकॉनमी 7 या 9% पे ग्रो कर रही है तो कितना अदम तफावत, कितनी एसिमेट्री हो जाएगी दोनों ममालिक के अंदर। इसके हमारे कौमी सलामती के लिए बहुत गहरे असरात हैं। आप देखिए, भारत का जो सालाना अब दफाई बजट में इजाफा है वो हमारे कुल दफाई बजट के बराबर हो गया है। क्या हम ये सूरत हाल कबूल कर सकते हैं? इस हुकूमत को अभी तक समझ नहीं आ रही और अब तो वज़ीर आज़म ये इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें समझ नहीं लगी कि हुकूमत कैसे चलानी है। तो ये मुल्क अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए नहीं है कि एक लाडले को हमने सिखाना है हाउ टू रन, गवर्नमेंट का 101 प्रोग्राम देना है। इस मुल्क के साथ 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है। हमारे मुल्क की बहुत सिक्योरिटी
मसाइल हैं जिनको हमने वॉच करना है, और हमें एक वाइब्रेंट इकॉनमी चाहिए। और वाइब्रेंट इकॉनमी तब आएगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। अब एक ऐसा शख्स जो ये समझे कि उसके अलावा इस मुल्क के अंदर हर सियासी जमात चोर है, गद्दार है, डाकू है, वो गैर मुल्की एजेंट है, वो अपना नफ्सियाती इलाज तो कराना ज़रूर उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर वो मुल्क नहीं चला सकता। अच्छा एहसन साहब, ये अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो कानूनी माहिरीन से आपने ये मुशावरत कर रखी है? ये बात वाकई है इसकी गुंजाइश कि हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत चली जाएगी, नए इंतखाबात होंगे और फिर ये फतह किसकी होगी? अकबर एस बाबर साहब ने केस फाइल किया था, इसको उनकी फतह कहा जाएगा या ये अपोजिशन PDM की फतह होगी? देखिए, ये फिर कानून की फतह होगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फतह होगी कि एक ऐसी पार्टी के जिसने एक फ्रॉड किया पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के उन शहरियों से जो बैरून मुल्क मुकीम थे, उनको मुख्तलिफ ख्वाब दिखा के करोड़ों रुपए उनसे हथियाए और उस पैसे को अपने ज़ाती अकाउंट्स में डाला, उसको उन मकासद में इस्तेमाल नहीं किया जिनके लिए वो लिए गए थे। और इसी तरह पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से भी फंडिंग लेके वो मुल्क के अंदर उस पैसे से सियासी इंतशार पैदा करते रहे और उन्होंने उसी पैसे से मुल्क में धांधली के लिए भी इस्तेमाल किया उसे लाजमन। तो अगर वो नाअहल होते हैं तो यकीनन फिर उससे एक नए इंतखाब की राह हमवार होगी। और मैं समझता हूँ कि अब मुल्क का कोई और हल नहीं है, कि हमें एक रीसेट चाहिए। जैसे अमेरिका के अंदर ट्रंप के जाने के बाद अब सब तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका नॉर्मल हो जाएगा, पाकिस्तान में भी इमरान साहब ट्रंप के छोटे भाई थे या ट्रंप के बड़े भाई थे, ये हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन ये उसी तर्ज सियासत के पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अमेरिका में ट्रंप ने पोलराइजेशन करके पैदा की थी, कि वहाँ के लोगों में इतनी नफरत घोल दी थी अपने हमायतियों के दरमियान कि वो जो उनका कोई सियासी मुखालिफ था उसे मुहिब्बे वतन ही नहीं समझते थे, उसे इंसान ही नहीं समझते थे। तो अगर आप इमरान खान साहब का भी तर्ज सियासत देखें तो उसी तर्ज की पोलराइजेशन मुल्क में पैदा की है, अपने हमायतियों के अंदर इतनी नफरत भर दी है मुखालफिन के लिए कि वो अब ये अपने सियासी हरीफ को गद्दार समझते हैं, अपने सियासी हरीफ को दुश्मन समझते हैं, वो सियासी हरीफ नहीं समझते। तो हमें पाकिस्तान में भी अब एक नॉर्मलसी की ज़रूरत है ताकि हम एक दूसरे को कबूल करें। यही डेमोक्रेसी है कि आपका इख्तलाफ हो सकता है लेकिन आप एक दूसरे के हुब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये दूसरी जमात जो हमारी मुखालिफ है वो गद्दार हो गई है। सही। अच्छा एहसन साहब, एक तरफ ज़ाहिर है ये फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला चल रहा है, आपकी अपनी तहरीक चल रही है, मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकातें भी, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी उनकी भी चल रही है, इरफान सिद्दीकी साहब से जो उन्होंने मुलाकात की, सिद्दीकी साहब ज़ाहिर है मियाँ साहब के बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत करीब रहे हैं, बहुत मशवरे भी उनको देते रहे सियासी तौर पर। तो ये उनकी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को क्या इस वक्त कोई अहमियत है उनकी इन मुलाकातों की? क्या पैगाम वो आपके पास लेकर आ रहे हैं? और फिर उनको अगर तो जवाब शहबाज साहब ने दे दिया था तो फिर ये मजीद मुलाकातों की क्या गुंजाइश रह गई थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद वो अपने कुछ थोड़ी मीडिया के लिए मुलाकातें कर रहे हों, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी साजी है वो उसके ओहदेदारों के ज़रिए ही हो सकती है ना। अगर कोई पैगाम है तो वो पार्टी के किसी ओहदेदार को दिया जा सकता है या नवाज़ शरीफ साहब को दिया जा सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब तो उनको जवाब दे चुके हैं कि इस किस्म की कोई डिप्लोमेसी की फिल वक्त गुंजाइश नहीं है। जब तक इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते, इमरान खान साहब रुखसत नहीं होते, मैं नहीं समझता कि PDM पहले कह चुकी है कि जैसे कि मुल्क में किसी किस्म के डायलॉग की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर वो एक अपने PR के लिए लोगों को मिल रहे हैं तो उसको तो उनको हक है। हर सियासतदान अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए मुलाकातें करता है, लेकिन क्या PDM के साथ उनकी मुलाकातों का कोई ताल्लुक है? तो वो जवाब सिफर है। PDM का बहुत वाज़े मौक़िफ़ है कि जब तक इमरान साहब, क्या इरफान सिद्दीकी साहब के जरिए मियाँ साहब तक कोई पैगाम पहुँचाया उन्होंने? कोई ऐसी आपके पास इत्तला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मियाँ साहब को पैगाम पहुँचाने के लिए किसी से मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पैगाम बराह रास्त भी दिए जा सकते हैं, और अगर मियाँ साहब को पैगाम देना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मौजू तो उनकी बेटी हैं मरीम नवाज़ साहबा, उनसे मुलाकात करते। तो इसलिए वो ज़ाती हैसियत में इरफान सिद्दीकी साहब के पास गए होंगे, उनकी पुरानी उनसे न्याज़मंदी होगी। वो इरफान साहब एक हमारे मुल्क के कोना मुश्क
दानश्वर और सहाफ़ी हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब से राब्ता या पैगाम की ज़रूरत होती तो फिर दुरानी साहब को मरियम नवाज साहबा से ऑडियंस मिल रही होती। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ बहुत सारे इल्ज़ामात हुकूमती जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उन्होंने लगाए और इन इल्ज़ामात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने भारतीय और इसराइली फंडिंग का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया और बताया कि ये इल्ज़ामात अकबर एस बाबर साहब की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर उनकी जमात लगा रही है। वो कि उन्होंने कहा कि इंद्रजीत नामी किसी शख्स को वो खुद नहीं जानते। सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने शिरकत की, वक्त निकाला आपने। अब ये जो एहसन इकबाल साहब वो पूरी मुस्लिम लीग नून आप पर ये इल्ज़ामात लगा रही है, ये भारत से आपने फंडिंग ली, इसराइल से फंडिंग ली, पहले तो ज़रा इसका जवाब सदाकत साहब दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ये उनकी एक इज़्तराबी कैफियत है, डेस्परेट हुए हुए हैं और डेस्परेशन में इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो हम 30 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा था वो आर या पार करेंगे। फिर उन्होंने कहा था जी कि वो हमें इस्तीफ़े दे देंगे, वो बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये तमाम पीडीएम ये खुद ही अपने लिए टारगेट्स रखती गई, खुद ही इनसे हारते हारते लाहौर में बहुत बड़ा लोग निकलेंगे, नहीं निकले। कल जो उनका जलसा था यहाँ पे, वहाँ पे भी लोग नहीं निकले। तो अब ये वो डेस्परेट हो के हमें वो यहूदियों का, काफरों का और मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं कि उनके पास कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हम बड़ा वेलकम करते हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआई की जो फंडिंग है उसको बिल्कुल स्क्रूटनी करे, उसको बिल्कुल तहकीकात करे और एक ही पैराए पे सबका एहतसाब करे। अगर ये हम बड़ा दावा करते हैं कि पीटीआई ने 40,000 लोगों की लिस्ट दी है जो पाकिस्तानी है, ये 4-4 हज़ार की भी लिस्ट ही दे सकते हैं। लिहाजा हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो इस तरह के इल्ज़ाम कुफर के और यहूदियत के और मुल्क दुश्मनी के वो इसलिए लगा रहे हैं कि उनके पास अब बेचने को और आवाम को देने को कुछ नहीं। लेकिन ज़ाहिर सदाकत साहब, ये इस केस की इब्तिदा अपोजिशन की जानिब से की ही नहीं गई थी। अकबर एस बाबर साहब जो खुद बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस केस को इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे और अब वो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी इलेक्शन कमीशन पर उठा रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही, वो शफाफ नहीं है, कार्रवाई सबके सामने होनी चाहिए। फिर माजी का भी एहसन साहब ने हवाला दिया है कि आप इमरान खान साहब मुस्तकिल कानूनी दीवार के पीछे छुपते रहे, स्टे लेते रहे। इतना तवील क्यों आपने इस केस को चलने दिया? आपको तो कोई स्टे ऑर्डर लेना नहीं चाहिए था, जल्द अज जल्द इसके फैसले के लिए खुद अपील करनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन से। पहले तो मैं बताऊं कि ये अकबर एस बाबर साहब कोई पार्टी के रुकन नहीं है, ये बिल्कुल इब्तदाई थे, ये बानी कारकुनों में थे। 2011 में इन्होंने नईमुल हक साहब से एक बदतमीज़ी की थी, इनको पार्टी से निकाल दिया गया और ये पार्टी छोड़ के चले गए। लेकिन जब दोबारा पार्टी 30 अक्टूबर के बाद पार्टी में जब उरूज आया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इनको वापस लिया जाए। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए पार्टी में आने की कोशिश की, तो इनको बिल्कुल इनकार किया गया। इसलिए ये अपना ज़ाती अपनी मुखासमत और अपना वेंडेटा करने के लिए और इंतकाम लेने के लिए इन्होंने इस तरह की चीज़ें की। इसलिए हम इनको हम मान ही नहीं रहे थे, इनकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे थे। फिर जब हमने 40,000 लोगों का डाटा दिया तो वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को उसका टाइम लगना था। लेकिन अब बड़े मुतमईन हैं कि अब जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इकट्ठा हो रहा है तो पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने तो आज कह दिया कि आप इसकी लाइव मीडिया कवरेज करें और सब लोगों को दिखाएं कि किसकी फंडिंग जायज़ है, किसकी फंडिंग नाजायज़ है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई ऐसी फंडिंग नाजायज़ थी और फॉरेन फंडिंग थी और ये जो नाम ले रहे हैं, तो मरियम साहबा तो भूल जाती हैं, उनकी सियासी उनको ज़ाहिर है उनका तरबियत कोई नहीं है, तारीख नहीं जानती कि ये जिस दौर की बात कर रहे हैं, इस दौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अगर कोई फॉरेन फंडिंग थी तो इनको तो हमें उस वक्त पकड़ लेना चाहिए था। अगर कोई इंडियन फंडिंग थी, बीजेपी की फंडिंग थी 2014-15 में, तो इनको तो हम तो इनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, धरने दे रहे थे, इनको तो हमारी पार्टी बैन करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है फॉरेन फंडिंग चेक करना। ये ऐसे ही ये समझ लें। उस दौर ये सवाल मैंने उनसे किया था और वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उस वक्त फिर आप ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई आप उनके खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, आपके खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, तो आप हुकूमत में रहते हुए उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं ज़ाहिर। और फिर स्टे ऑर्डर्स आप लोग ले लेते हैं इस पार्टी। और दलील है
मेरे दौर में कोई मुल्क दुश्मनी करे और मुझे पता हो कि मैं मुल्क दुश्मनी कर रहा है तो मैं किसी सियासी इंतकाम की परवाह नहीं करूंगा। हमें इस दौर में पता है कि ये अवाम दुश्मनी कर रहे हैं, इन्होंने पैसे लूटे हैं और ये एनआरओ चाहते हैं। हम नहीं मानते, आप जितना मर्जी कहें कि हम इंतकाम ले रहे, हमने पता है कि ये एनआरओ अवाम दुश्मनी है, मुल्क दुश्मनी है, हम नहीं दे रहे। तो ये तो कोई बात नहीं कि जब आप अखाड़े में हो तो आप मुक्का ना मार सकें, तो बाहर जो आपको उस अखाड़े के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बड़ा कमज़ोर दलील है कि जी उस वक्त हमने इसलिए नहीं किया कि हमें डर था, अब हम इसलिए कहते हैं अब हमें डर नहीं है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दलील में वजन है। तो सदाकत साहब, क्योंकि ज़ाहिर है अदालत से खान साहब को सादिक और अमीन कहा गया, तो ये तो एक बड़ा बार था उनके ऊपर कि फौरी तौर पर इस केस का फैसला पब्लिक के सामने आता और तमाम चीज़ें पब्लिक से शेयर की जाती ताकि वो जो उनका सादिक और अमीन वाला एक टैग उनके साथ है वो और मजबूत होता, आप लोग की और वाह वाह होती कि देखें जी अपने दौरे हुकूमत में आपने इलेक्शन कमीशन को ये अपील की कि आप इस केस का फैसला जल्दी करें। अच्छी बात है ना, आपका सवाल ठीक है कि अब चारों पार्टियों का इकट्ठा होगा तो कौन कौन सादिक है, कौन कौन अमीन है, कौन कौन झूठा साबित हो जाएगा। तो हम क्यों अपना अकेले कोई बिला वजह का पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को अजाब में डाले, अपने किसी बंदे निकाले हुए को। तो हमने तो कोशिश की थी कि वो ना ही आए, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने ये फेयर एंड स्क्वायर सबको कर दिया है तो मेरा ख्याल है अब तो हम बड़ा खुश हैं कि अच्छी बात है। खाली अगर कोई आप जीत जाएं और कोई आपका मुखालिफ रोज़ दरख्वास्तबाजी करे तो आप कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें, क्यों हम हर आते जाते बंदे को इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने एक अपना स्टैंड ले लिया है जो सारी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग चेक करेगा। अब हम समझते हैं अखलाकी तौर पे हमें पूरी तरह उनसे तावन करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं, सारा रिकॉर्ड दे भी चुके हैं और स्क्रूटनी कमेटी अपना फैसला देगी। अब आप जो वो भाग गए हैं अकबर से एस बाबर, उनको समझ लग गई है कि जो उन्होंने बोंगियाँ मारी थी वो सारी अब गलत साबित हो गई हैं, लिहाजा अब उनका भागना इट्सेल्फ ये उनकी डिफीट है। और हम समझते हैं कि ऐसे ही है तहरीक इंसाफ हर इम्तहान में जिस पे कोई इल्ज़ाम लगता है खुदा न खासा बदउनवानी का, उससे बड़ी नीट एंड क्लीन निकलती है। जैसे इमरान खान, सारे पाकिस्तानी सियासतदानों में एक वाहिद इमरान खान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन किया। इंशाल्लाह पीटीआई भी वाहिद पार्टी होगी जिसको नीट एंड क्लीन पार्टी पाकिस्तान की डिक्लेयर होगी। इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन करेगा, मैं पूरा यकीन। सदाकत साहब, अपोजिशन की जमातों पर जो फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए, उसके तमाम इल्ज़ामात उसके तमाम सबूत आप लोगों के पास मौजूद हैं? ये जो 2.5 साल का आपका दौरे हुकूमत था, तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए आप लोगों ने? अच्छा, पीडीएम के स्टेज पे बिलावल साहब भी खड़े होते हैं और नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब भी खड़ी होती हैं। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किताब है जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन पे फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने नवाज शरीफ को दी कितने मिलियन डॉलर, जिस पे उन्होंने बेनजीर की हुकूमत ख़त्म कराने की बात की है। तो वो उन दोनों का मामला है। अगर बिलावल साहब अपनी वालदा का लगाया हुआ इल्ज़ाम वापस ले लें फिर तो हम कह सकते हैं। इसी तरह मार्क सीगल के बारे में नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने कहा था कि ये मार्क सीगल जरदारी साहब के फ्रेंडमैन हैं अमेरिका में और वहाँ से इनको फंडिंग करते हैं। तो बाकी नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की और 10 करोड़ रुपए अपनी पार्टी फंडिंग से लिया और बाद दिया। वैसे उसामा बिन लादेन कोई हुकूमत तो नहीं थे, कोई मुल्क तो नहीं थे, कोई रियासत भी नहीं थे, उनकी तरफ से अगर ये फंडिंग दी भी तो किस हैसियत में वो दे सकते थे मियां नवाज शरीफ को पैसे? अगर इसकी थोड़ी वजाहत आप कर सकें। ये सवाल आपको वैसे पूछना चाहिए था बिलावल साहब की, उनकी वालदा का इल्ज़ाम था या फिर खालिद ख्वाजा का इल्ज़ाम है। खालिद ख्वाजा ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी ये हुई है। तो मोहतरमा ने अपनी किताब में भी लिखा है, मेरा ख्याल है 220 पेज पे जो उनकी किताब है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसामा बिन लादेन ने फंडिंग दी है। तो हम तो ये रेफरेंस दे रहे हैं, अब ये काम स्क्रूटनी कमेटी का है, वो चेक करे कि इनको फ़ंड कौन कौन करता रहा है और कितने कितने इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो इनको फ़ंड करके इनसे बाद में फ़ायदे उठाते रहे और नवाज शरीफ साहब पार्टी के अकाउंट को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी सी लोगों को शायद कंफ्यूज हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? करप्शन का पैसा बाहर भेजो हुंडी के जरिए और फिर पार्टी फंडिंग के नाम पे अंदर ले आओ और वहाँ से अपने अकाउंट में उसको जायज़ करके तो उसको लीगल कर लो, वाइट कर लो, काले पैसे को सफ़ेद कर लो। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और नवाज शरीफ साहब को आपको पता है कि ब्रॉडशीट का जो नया फैसला आया है वो जो पब्लिक हुआ है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि $100 मिलियन उनका पकड़ा गया था वहाँ पे, वो लॉन्डर होने के लिए गया हुआ था और जिसका हमने $20 मिलियन उसका जो परसेंटेज भी जमा कराई है और 850 मिलियन और भी है जो जिस पे हमने चूँकि एनआरओ दे दिया था कि सरेंडर कर गए। तो और शहबाज शरीफ साहब ने 7.3 मिलियन पे भी किया था इस सारे प्रोसेस में 2000 में। तो ये सारी बातें साबित हैं। इमरान खान और पीटीआई इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन पार्टी है और नीट एंड क्लीन पार्टी साबित होगी। पाकिस्तान के इदारे इंशाल्लाह इसको मोहरे सख्त लगाएंगे
और कोई भी हमारा ऑपोजिशन देखे ना, इल्ज़ाम किस तरह उठते जा रहे हैं। अब हम आखिर में हम आके काफिर और यहूदी हो गए और इंडियन दोस्त हो गए, क्योंकि उनके पास कोई इल्ज़ाम में जान नहीं है। वो कल तो वो बड़ा पूंजी आवाज में सदाकत साहब, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करता है, अब वो आपके हक में हो या आपके खिलाफ हो, अगर आपके खिलाफ भी फैसला आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, ये हुकूमत कबूल करेंगे उसे? देखिए, कोई दूसरी रास्ता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन है और हम उसको मानते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं, हम हाई कोर्ट को भी मानते हैं, हम एक जज को भी मानते हैं, सारे निज़ाम को मानते हैं। हमने बहुत बड़ी कैंपेन चाहिए थी धांधली की, हम कन्विंस थे कि धांधली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप धांधली साबित नहीं कर सके, हम चुप करके घर चले गए थे। हम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन को मानते हैं और हम समझते हैं कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो PTI को एक बार फिर इंशाअल्लाह सादिक और अमीन पार्टी डिक्लेयर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगा और एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान सादिक व अमीन डिक्लेयर होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के नए मकीन अब जो बाइडन बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से रुखसत हो गए हैं। अमरीकी सियासत में क्या तब्दीली हो सकती है और उसके पूरी दुनिया और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, वहां पर जब भी इख्तिदार की तब्दीली होती है पूरी दुनिया की तवज्जो उस पर मरकूज हो जाती है। जो बाइडन अब अमेरिका के नए सदर बन चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब व्हाइट हाउस से रुखसत हो चुके हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में सख्त कांटेदार मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने गुज़िश्ता साल नवंबर में अमेरिका की तारीख के सबसे मुतनाज़े तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी थी और आज से वो व्हाइट हाउस के नए मकीन बन गए हैं। मगर नए अमेरिकी सदर जो बाइडन के लिए ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे उनकी एक तवील जद्दोजहद थी। अमेरिकी सदारती इलेक्शन मुहिम के आगाज से ही डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन ने एक दूसरे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मुस्तकिल बुनियादों पर यह सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन वोटिंग के बाद नताइज जो बाइडन के हक में जब आना शुरू हुए तो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अमेरिकी तारीख में पहली बार इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद करके अदालती कानूनी चाराजोई और अवामी एहतजाज से जो बाइडन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाने का ऐलान किया। ट्रंप का यह ऐलान करना था कि उनके हामी सड़कों पर निकल आए और अमेरिका भर में कहीं कशीदगी हुई, कहीं मुजाहरे हुए, कहीं तोड़फोड़ की गई। हर सड़क पर एहतजाज का मंजर हमें नजर आया। अमेरिकी कांग्रेस ने इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की हतमी गिनती के बाद नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब 2020 के नताइज की तौसीक की, जिसके बाद जो बाइडन और कमला हैरिस इस इंतखाब के फाते करार पाए। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भला कैसे चुप बैठ सकते थे? अपनी नाकामी पर वो दिल बर्दाश्ता तो थे ही। उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से इश्तियाल अंगेज पोस्ट शेयर करना शुरू की और व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका बचाओ रैली से खिताब करते हुए बाइडन ने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो कैपिटल हिल का रुख करें। ट्रंप ने कहा था कि हमारे मुल्क ने बहुत सह लिया है, अब मजीद नहीं सहा जाएगा। जिसके बाद 7 जनवरी को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की फतह की तौसीक के लिए सेनेट में होने वाले वोट के दौरान सदर ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। वहां पर हंगामा आराई शुरू हो गई, तोड़ फोड़ शुरू हो गई और एक पुलिस अफसर समेत 5 अफराद वहां हलाक हुए। कई अफराद इस हंगामा आराई में जख्मी हुए। एक अफरा तफरी की सी वहां पर कैफियत थी जिसको एक तवील जिद्दोजहद के बाद उस पर काबू पाया गया। कैपिटल हिल पर हमले के बाद जो बाइडन ने तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका में जमहूरियत पर वो हमला हुआ है जिसकी कोई मिसाल माजी नहीं मिलती। कैपिटल हिल में घुस जाना, खिड़कियां तोड़ना, अमेरिकी सेनेट के दफातर पर कब्जा करना और मुंतखब अरकान के लिए खतरा बनना, यह एहतजाज नहीं, यह बगावत है। उन्होंने एक पैगाम दिया और अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुतालबा किया कि वो कौमी टीवी पर आएं और अपने हलफ की पासदारी करते हुए आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। क्या कहा उन्होंने, ये आप देखिए।
जो बाइडेन के इस मुतालबे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को मुंतशिर करने के लिए ट्विटर पर अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर सदारती इंतखाब चोरी किए जाने का इल्ज़ाम दोहराया। वो तमाम बातें दोहराई जो वो इससे पहले भी करते रहे थे और कैपिटल हिल के अंदर और बाहर मौजूद अपने हामी मुजाहिरीन से डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा किया कि वो अब अपने घरों को लौट जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पैगाम और मुतालबे में क्या कहा, ये आप सुनिए। तो अपने इस पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने हामियों से कहा कि मुझे मालूम है कि आप तकलीफ में हैं, मुझे मालूम है आपको दुख हुआ है, ये हर कोई जानता है, पूरा अमेरिका जानता है कि हमसे ये इलेक्शन चुराया गया है। किन लोगों ने चुराया है ये भी सबको मालूम है, खास तौर पर दूसरी जानिब वाले। लेकिन अब आपको घर जाना होगा। कैपिटल हिल पर हमले के बाद अमेरिकी सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का ऐलान किया गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे तीसरे सदर हैं जिनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है, मगर अमेरिका की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले सदर हैं जिनके खिलाफ दूसरी बार मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है। कैपिटल हिल हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की करारदाद में सदारती इंतखाबात के नताइज को बर वक्त तस्लीम न करके तशद्दुद को हवा देने और नताइज में तब्दीली के लिए जॉर्जिया के इलेक्शन अफसर को टेलीफोन करने जैसा गैर आइनी इकदाम को बुनियाद बनाया गया है। इससे पहले सदर ट्रंप के खिलाफ 2019 में भी मुआवजे की तहरीक लाई जा चुकी है, जिसमें इख्तियार से तजावुज करने और उस वक्त के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देना शामिल था। मगर उस वक्त अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा था और अब देखना यह है किस हद तक कामयाब हो पाएगी। और जो बाइडेन और तो अब जो नए मकीन वो बन चुके हैं उनको तो पूरी दुनिया वेलकम कर रही है, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब व्हाइट हाउस से जा चुके हैं, व्हाइट हाउस से जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना आखिरी खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी फौजियों को बेहतरीन सहूलियात पेश की, हमने दुनिया की एक बेहतरीन फौज बनाई और हमने खलाई फोर्स भी बनाई और उसका भी अपने 4 साला दौर में हमने बेहतरीन ख्याल रखा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब जो कि वहाँ से रुखसत हो चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अलविदाई खिताब में वाइट हाउस से वो रवाना हुए और जॉइंट एंड्रूज वो पहुंचे और सुबकदोश होने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो अलविदाई खिताब किया गया उसमें अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी वहाँ मौजूद थीं और उन्होंने इसको अपने लिए एजाज़ भी करार दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने नई खलाई फोर्स बनाई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अलविदाई खिताब में अपने 4 साला दौर को बेहतरीन दौर करार दिया। सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया और यह भी कहा कि अमेरिकी फ़ौज की हमने तश्कील नौ की। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों से इस खिताब में अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप की खुसूसी तारीफ़ की और कहा कि हमने अपने दौर में जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, हमने अपने साबिक फ़ौजियों का हर तरह से ख्याल रखा, हम रिवायती हुक्मरान नहीं थे और हम बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा करने में कामयाब भी हुए। हमारा ये दौर एक अमेरिका के आम आदमी के लिए बेहतरीन दौर समझा जाएगा। हमने कोरोना वैक्सीन 9 माह में तैयार की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि कोरोना आने के बाद जब पूरी दुनिया परेशान थी तो सिर्फ 9 माह के अरसे में अमेरिका ने यह वैक्सीन बनाई, जिसका सेहरा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सर सजा लिया। और उसके बाद ईरान के सदर हसन रूहानी ने ट्रंप के लिए इज़हार ख्याल किया और कहा कि आज जालिम दौर और बदनुमा हुक्मरानी का आखिरी दिन है। ईरानी सदर की जानिब से यह कहा गया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि जालिम दौर का खात्मा आज हो गया है और आज उसके बदनुमा ज़माने हुक्मरानी का आखिरी दिन है और पूरी दुनिया इस पर खुशियां मना रही है। ट्रंप की ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो गई है और ट्रंप दौर में अमरीकियों समेत दुनिया भर के अवाम को नाइंसाफ़ी, करप्शन और मसाइल के सिवा कुछ नहीं मिला है। जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक बॉल अब अमरीका के कोर्ट में है। अमरीका जौहरी मुआहदे पर वापस आता है तो अपने वादों का पूरा एहतराम करेंगे, ईरानी सदर हसन रूहानी की जानिब से ये कहा गया। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में मसला कश्मीर पर भी मुख्तलिफ मौक़ों पर बात की और 3 बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की जो वज़ीर आज़म इमरान खान को की गई, लेकिन एक बार भी शायद डोनाल्ड ट्रंप संजीदा नहीं थे और एक बार भी उन्होंने अपनी सालिसी का जो वादा था उसको पूरा नहीं किया और ना ही कभी भारत की जो इस वक्त हुक्मरान जमात है और भारतीय वज़ीर आज़म है उनसे बात की। और अब मसला कश्मीर जो बाइडेन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इससे मुताल्लिक उनकी जमात के रहनुमा भी ये बताते हैं और ख़ुद जो बाइडेन भी 1-2 दफ़ा गुफ्तगू करते हुए इस मसले पर बात कर चुके हैं कि कश्मीर के लिए
उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है और आने वाले दिनों में वो भारत को मजबूर कर सकते हैं और भारत को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो इस वक्त मसला कश्मीर अपनी जगह पर जहां सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती जा रही है, जहां इस वक्त कर्फ्यू है, मुकम्मल लॉकडाउन है, उस सूरत हाल में कुछ बेहतरी लाई जा सके और कश्मीर के लोगों के मसाइल किसी हद तक हल किए जा सकें। तो पाकिस्तान को भी इस मामले में जो बाइडन से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे, मज़ीद मजबूत होंगे और सबसे बड़ा मसला जिसका पाकिस्तान हल चाहता है वो मसला कश्मीर ही है कि किसी तरह आने वाली अमेरिकी हुकूमत भारत पर यह दबाव डाले कि वो इस मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कोई हल तजवीज़ करवा सके। और आखिर में जाते जाते एक अपील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से, चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अभी तक अपने ओहदे पर मौजूद हैं। ये हुकूमत उनको हटाने में अपनी बेबसी जाहिर कर चुकी है और उनको हटाना शायद इस हुकूमत की इंटेंशन नहीं है। तो अब हमारी ये अपील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से कि आपको ही असखुद नोटिस लेना पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब, आप हमेशा बड़े अहम मसलों पर और अहम मौक़ों पर असखुद नोटिस लेते हैं, तो ये भी एक बड़ा अहम मसला है, इस पर असखुद नोटिस लीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए और इसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।